सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है, एक तो माना जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के कारण अजय नांदाल की मौत हुई है। मेडल के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, जिसका जो गोल्ड मेडल होगा, सिल्वर मेडल होगा, ब्रॉन्ज मेडल होगा, उसी के हिसाब से ही नौकरी मिलेगी। इससे पहले जो क्लास 1 नौकरी होती है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद ही मिलती है। पठानकोट व गुरदासपुर में हर तरह की माइनिंग के ऊपर रोक लगाई गई है। लोगों ने आवारा पशु बढ़ा दिए, यानी कि अपने जो बीमार पशु हैं वो सड़कों के ऊपर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस बार मानसून की इतनी बरसात हुई कि राजस्थान में भी जहां पर रेतीला रेगिस्तान है वहां पर भी भारी बरसात हुई। दिए गए हैं पूरी तरह से, लेकिन साथ के घरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। जो साथ में फ्लैट्स बने हुए हैं उन फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा है। थोड़ी दरारें आई हैं, शीशे टूट चुके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और कल की बड़ी खबर जो पूरी तरह से चर्चा में है उसमें बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको बता दें कि अजय नांदाल, जिनकी कल मौत हुई थी, जो पूजा सिहाग के पति थे, और पूजा सिहाग इसलिए चर्चित थी क्योंकि उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया था। अजय नांदाल का पोस्टमार्टम हुआ, 2 घंटे तक डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आई, कोई भी राज नहीं खुला, कोई भी कारण पता नहीं लगा कि अजय नांदाल की मौत कैसे हुई। और सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है, एक तो माना जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के कारण अजय नांदाल की मौत हुई है, और वहीं पर दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में बेहोश पाया गया था अजय नांदाल अपने साथियों के साथ, उसके शीशे बंद थे और तकरीबन 1 घंटे से वह धूप में ही खड़ी थी, और इसी के चलते दम घुटने से भी मौत हो सकती है। आपको बता दें कि अजय के मित्रों की हालत भी वैसी ही बनी हुई है जैसे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और आपको बता दें कि CISF में जॉब करता था अजय, और अजय अच्छा खिलाड़ी था, कुश्ती का अच्छा पहलवान था, लेकिन कहा जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के कारण ही उसकी मौत हुई है। और उसकी पत्नी पूजा सिहाग, कुछ दिन पहले ही इनकी आपस में शादी हुई थी, लव मैरिज की थी, लेकिन घर वालों की सहमति के साथ ही सारे जो विवाह कार्य संपन्न हुए थे। तो इसी के चलते बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि जो उसकी मौत है वो नशे की ओवरडोज के कारण हुई है, या फिर उसके दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ पिलाई है, या फिर जहर दिया है। और इसके अलावा धूप में गाड़ी खड़ी थी तो बेहोश होने के कारण, दम घुटने के कारण भी मौत हो सकती है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, और उसकी जो विसरा रिपोर्ट है उसको जांच के लिए भेजा गया है। अंतिम संस्कार हो चुका है, और अब देखना होगा कि विसरा रिपोर्ट की जाँच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, किन कारणों से एक पहलवान अपनी जान गंवा चुका है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी कि जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मदिन इसी दिन होता है 29 अगस्त को। तो उनके जन्मदिन के ऊपर ही आज का दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी दिन, आज के दिन, बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा उपहार दिया है खिलाड़ियों को। इससे पहले एक जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें बदलाव किया जाएगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है। इस पॉलिसी के मुताबिक मेडल के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, जिसका जो गोल्ड मेडल होगा, सिल्वर मेडल होगा, ब्रॉन्ज मेडल होगा, उसी के हिसाब से ही नौकरी मिलेगी। इससे पहले जो क्लास 1 नौकरी होती है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद ही मिलती है, लेकिन अब मेडल के आधार पर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनकी नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा जो पॉलिसी में बदलाव किए गए थे उसके तहत जो लोग ओलंपिक्स में, जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पैरा ओलंपिक्स में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए बड़ी रकम रखी गई थी। जिसका गोल्ड मेडल आएगा ओलंपिक में उसे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा इस नीति के तहत हो चुकी है। अब अगर बदलाव किया जाता है तो जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी होंगे तो वो सीधे रूप से क्लास 1 ऑफिसर भर्ती हो सकेंगे। सीधे रूप से ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि पहले सीधी ही जो भर्ती हो जाया करती थी तो उसमें दखल होता था मुख्यमंत्री साहब का, लेकिन अब मेडल के आधार पर ही क्लास 1 ऑफिसर भर्ती किए जाएंगे। आपको
बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते कल पंजाब सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। उससे पहले हरियाणा सरकार भी बड़े इनाम देकर सम्मानित कर चुकी है अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया था और देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन किया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नाजायज़ माइनिंग या किसी भी तरह की माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी है, खासकर पंजाब से लगते सरहदी इलाकों में, जो सरहद के साथ लगते हैं। जिस प्रकार खासकर पठानकोट व गुरदासपुर में हर तरह की माइनिंग के ऊपर रोक लगाई गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो ख़राब होते हैं, नाजायज़ माइनिंग भी चलती है और साथ ही जो वातावरण है उसको भी, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि माइनिंग है जो वो देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरनाक है। खतरा कहा है हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने माइनिंग को। तो आपको बता दें कि माइनिंग के कारण ही कई बड़े नुकसान हो जाते हैं, सड़कें तक धंस जाती हैं, पुल धंस जाते हैं। इसका जो बड़ा जो हादसा होकर हटा है वो चक्की पुल है। चक्की पुल जो गिरा, जिससे पंजाब व हिमाचल प्रदेश का संपर्क टूट गया रेल मार्ग से, और इसी के चलते एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी जिसके माध्यम में ये बताया गया था कि जो नाजायज़ माइनिंग हो रही है वही इन चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है। रेलवे ट्रैक्स खतरे में पड़ चुके हैं। अब इस माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है, चाहे वो जायज़ है चाहे नाजायज़ है, और मुँह मांगी कीमत पर रेता, बजरी, स्टोन वगैरह सब कुछ बेचे जा रहे हैं। तो इसी के चलते अगर सरहदी इलाके एक में फ़िलहाल जो रोक लगाई है, इसके अलावा और भी सरहदी इलाकों में दरिया होते हैं, उनके किनारों पर माइनिंग चलती है, तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है, उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा व पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने नाजायज़ माइनिंग व हर प्रकार की माइनिंग के ऊपर सरहदी इलाके में रोक लगा दी है। अक्सर आपने सड़कों के ऊपर घूमते हुए आवारा पशु देखे होंगे जो हादसों का कारण बनते हैं और किसी न किसी के ऊपर हमला भी कर देते हैं। ऐसी कई वीडियोस आती हैं जो लगातार सवाल खड़े करती हैं प्रशासन के ऊपर कि इनका बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता, इनको रखने का प्रबंध क्यों नहीं किया जाता, और जो लोग अपने पशुओं को सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और गौ सेस के लिए, इन पशुओं की संभाल के लिए टैक्स भी लगाए जाते हैं, बिल में भी टैक्स आता है। इसके अलावा कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। जो गौ रक्षक हैं या फिर गौशालाओं में जो गाय माता की सेवा करते हैं उनके लिए भी काफ़ी सहूलतें दी जाती हैं। लोग वहां जाकर दान भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों के ऊपर आवारा पशु दनदनाते हुए नजर आते हैं। और अब जिस प्रकार लंपी स्किन की बीमारी चल रही है उसके तहत भी लोगों ने आवारा पशु बढ़ा दिए, यानी कि अपने जो बीमार पशु हैं वो सड़कों के ऊपर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको कांगड़ा से बता रहे हैं। कांगड़ा के नागरिक अस्पताल यानी सिविल अस्पताल के बाहर आवारा पशुओं के एक झुंड ने लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते 2 महिलाओं सहित एक युवा व एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। दिल्ली से आए हुए थे ये पूरे जो फैमिली थी। खाना खाने के लिए मंदिर में पहले माथा टेका, माथा टेकने के बाद खाना खाने के लिए एक ढाबे में जा रहे थे, तो इसी दौरान आवारा पशुओं के झुंड ने उनके ऊपर हमला किया। तो इस हमले से कुछ देर पहले ही एक आवारा पशु ने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया था जो अपने पोते को लेकर जा रहा था, लेकिन पोता बाल बाल बचा, लेकिन बुजुर्ग को काफ़ी चोटें आई थी और टंके तक लगाने पड़े थे। और प्रशासन को चाहिए कि उनकी नाक के तले ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो इन आवारा पशुओं का कोई ना कोई हल किया जाए। कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जहां पर कोई जंगली इलाके होते हैं वहां पर इन पशुओं को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपने पशु जो उनके काम के नहीं रहते, जो दूध नहीं देते, तो उनको वह ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सड़कों के ऊपर ये पशु खासकर रात के समय में हादसों का कारण बनते हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, लोगों के व्हीकल टूट जाते हैं और कीमती जानें चली जाती हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, या फिर पहले इनके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा दिए जाते थे जो दूर से चमका करते थे रात को, लेकिन वो भी अब दिखाई नहीं देते। तो आवारा पशुओं का कोई ना कोई समाधान ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो कई कीमती जानें चली जाती हैं, लोग घायल होते हैं।
मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जाती है, पहले ही चेतावनी दी जाती है, संभावना जता दी जाती है कि इन दिनों में बरसात होगी, इतने दिन तक बरसात होगी और कहां पर आंधी चलेगी, कहां पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लेकिन कई बार यह जानकारी झूठी साबित होती है। संभावना जताई जाती है लेकिन वो संभावना ऐसे ही रह जाती है कि सिर्फ एक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन बरसात नहीं आती, आंधी नहीं आती और मौसम वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन अब बादलों और हवा की चाल का पता चल सकेगा, जिसके तहत पंजाब में 8 और हिमाचल में 2 वेदर सिस्टम लगाए जा रहे हैं और इनके लिए पूरी तरह से जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और सटीक जानकारी देंगे। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो आपको खबर बता रहे हैं, और इसके तहत राडार लगेंगे। हिमाचल में 2 राडार लगेंगे जो मौसम की जानकारी देंगे और सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। लोग अपनी कोई भी बंदोबस्त करना है वो कर लें, या फिर लोग कहीं घूमना चाहते हैं या फिर कोई और कार्यक्रम बना रहे हैं तो इनके माध्यम से पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम लगातार अपने मिजाज बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार मानसून की इतनी बरसात हुई कि राजस्थान में भी जहाँ पर रेतीला रेगिस्तान है वहाँ पर भी भारी बरसात हुई, बाढ़ जैसे हालात बने और इसी के चलते ये जो कहाँ लगेंगे आपको भी बता रहे हैं। ये पंजाब के फाजिलका में 2 लगेंगे, पठानकोट में, अमृतसर में, कपूरथला, जलंधर, संगरूर व मलेरकोटला में एक वेदर सिस्टम लगाया जाएगा जो ऑटोमेटिक तौर से काम करेगा। हरियाणा के यमुनानगर में, चरखी दादरी में, पलवल में, गुड़गांव में एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया जाएगा और चंडीगढ़ में 1 वेदर सिस्टम लगाने का जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है। इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा और मंडी में, जो हिमाचल प्रदेश का मंडी है, वहाँ पर इस सितंबर में रडार सिस्टम चालू हो जाएगा जो हिमाचल वासियों को बता देगा कि मौसम कैसा रहने वाला है। नोएडा के ट्विन टावर काफ़ी चर्चा में थे। ट्विन टावर को तोड़ने के लिए, इन टावर्स को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए पहले से तैयारियां की गई थी। 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव सामग्री के साथ इसको ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि इनके ऊपर आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ था। जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया था टावर्स का, तो वो कह रहे थे कि इनमें किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया गया, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोगों के साथ धोखा किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई और कल इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरा बड़ा एक मिट्टी का गुबार उठा जो काफ़ी लंबे समय तक देखा गया और 12 सेकंड से पहले ही दोनों टावर बिल्कुल नीचे गिर गए। और मलबे की बात की जाए तो 80,000 टन मलबा इनका इकट्ठा हो चुका है, जिसे 2 से 3 महीने का समय लगेगा इस मलबे को हटाने के लिए। और जो कंपनी है सुपरटेक जिसने इनका निर्माण किया था, उनका कहना है कि 500 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में जिन लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे थे उनको पैसा लौटाने की बात कही थी और बिल्डर्स को कहा था कि 12% ब्याज के साथ उनको उनकी रकम लौटा दी जाए, क्योंकि काफ़ी खामियां पाई गई थी। और इसमें आपको बता दें कि बड़ा जो निर्माण हुआ था वो पूरी तरह से नियमों को बिना देखे किया गया था। कुछ बिल्डिंग्स की बात हुई थी, इसके अलावा मंजिल दर बढ़ता गया और कुतुब मीनार से भी ऊपर ये टावर पहुंच चुके थे। 73-74 मीटर के करीब कुतुब मीनार की ऊंचाई बनती है और ये 100 मीटर तक ऊंचे टावर थे और इनको अब गिराया गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग रहते थे और उनको खाली करवाया गया था पहले, क्योंकि इसमें सही नहीं पाया गया था जो भी मटेरियल लगा था या फिर जिस प्रकार से नियम होते हैं किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करने के, वो तोड़े गए थे बुरी तरह से। तो अब ये टावर भी तोड़ दिए गए हैं पूरी तरह से, लेकिन साथ के घरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। जो साथ में फ्लैट्स बने हुए हैं उन फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा है, थोड़ी दरारें आई हैं, शीशे टूट चुके हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इसी के चलते पंजाब पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की है। एक ट्रक को रोका गया, गुप्त सूचना मिली थी, ट्रक से बड़ी संख्या में 38 किलोग्राम जो है हेरोइन बरामद की गई है। इसकी जो अनुमानित कीमत है वो 190 करोड़ रुपए बनती है और कहा जा रहा है कि ये हेरोइन गुजरात से लाई गई थी, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। और पुलिस ने इसमें 2 ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है, जिसका एक का नाम है कुलविंदर राम उर्फ किंदा और बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो एक
मामला दर्ज किया गया है वो काफ़ी जो नशा तस्करी में लिप्त लोग थे उनके ऊपर। तस्कर राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री निवासी राकरा ढाहा और सोमनाथ उर्फ बीको निवासी कारावार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और विदेश में बैठे सोनू ने तस्करी के लिए ट्रक खरीद कर दिया था। जो सोनू खत्री है उसी ने ही ट्रक खरीद कर दिया था। और इसके अलावा जब पुलिस को इतला मिली तो इन्होंने ट्रक भगाने की कोशिश की, खुद भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 38 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है जो देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जानी थी। और बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर से नार्को टेररिज्म में एक्टिव खत्री ने 2019 में हरियाणा के ज़िला फतेहाबाद के टोहाना में एक पता देकर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था जिसके माध्यम से वह विदेश चला गया था। और इसके बारे में 2020 को पुलिस को पता चला था कि फर्जी पासपोर्ट है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है, हमारा प्रशासन है, वो ऐसी कार्रवाई से पता नहीं कैसे चूक जाता है, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी के बिना पासपोर्ट बनता ही नहीं है। तो पासपोर्ट फर्जी पते के ऊपर बन रहे हैं, ये बड़ा सवाल है पासपोर्ट बनाने वालों के ऊपर। जो पुलिस अधिकारी इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई गैंगस्टर जाली पासपोर्ट बनाने के बाद विदेश में जा चुके हैं, यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते थे। इसके अलावा वह विदेश में जाकर सेटल हो चुके हैं। और इसी के चलते अब पुलिस ने पूरी तरह से रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। अब देखना होगा कि इस मामले में और किस किस की गिरफ्तारी होती है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।